हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस आरआरबी पीओ की जो इंटरव्यू क्लास चल रही है पार्ट 28 में हम बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। एनआई एक्ट पढ़ाया था, प्रॉमिसरी नोट आपको पढ़ा दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद हम कवर करेंगे चेक और डीडी। नेक्स्ट वीडियो चेक और डीडी के बारे में हो सकती है या फिर आपकी हो सकती है हाँ प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन के क्या पॉजिटिव है और क्या उसका निगेटिव है, दोनों चीज़ें हम ये कवर करेंगे प्राइवेटाइजेशन वाले वीडियो में, क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक है। बैंक्स का भी प्राइवेटाइजेशन होना है तो आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो वीडियो आपको देखने को मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एंड अगर हमारी इंटरव्यू क्लास का लास्ट ईयर का रिव्यू देखना है तो आप ये पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, कमेंट्स पढ़ सकते हैं। 750 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए थे 1186 रजिस्ट्रेशन में। होपफुली आपको ये रिव्यू पढ़ के समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारा जो YouTube चैनल है वहाँ पर जा कर के इस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये लिंक आप टाइप कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सारे रिव्यू पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं सर रिजल्ट आया हमारा ना हुआ तो देखिए ये आप के ऊपर है ज्वाइन करना ना करना, लेकिन फर्स्ट 1000 कैंडिडेट्स के लिए ही फीस 249 है, उसके बाद 399 रुपीज़ हो जाएगी फॉर श्योर। एंड सेकंड थिंग यार, पूरी बैंक से बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो हैं। अगर बाई चांस सिलेक्शन नहीं होता है और 250 रुपये आपके लिए उतना मायने नहीं रखते हैं, 250 रुपये एक महीने का रिचार्ज या इधर उधर 2-3 दिन में खा पी के आप लोग बराबर कर देते होंगे, तो बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं जो डेफिनेटली आपकी इस तैयारी में काम आएंगी इन केस आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो भगवान करे आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। वैसे तो बिल ऑफ एक्सचेंज प्लीज़ आप लोग हर वीडियो में थोड़ा सा कॉपी और नोट्स लेके बैठा करिए ताकि अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि बहुत चीज़ें लिखता नहीं हूँ, मैं बोल देता हूँ क्योंकि लिखने पे आया तो टाइम आपका ज़्यादा जो है जाएगा। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का जो उल्लेख किया गया है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 5 में है। तो इसकी जो भी डेफिनीशन क्या है, कैसे है, सारी चीज़ किसमें दी हुई है, सेक्शन 5 ऑफ एनआई एक्ट 1881। ठीक है। ये पूरा हमने एनआई एक्ट में बताया है कैसे एनआई एक्ट बना था। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, देखिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ठीक है। एक राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट है जैसे हमने प्रॉमिसरी नोट में बताया था, लेकिन ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। प्रॉमिसरी नोट क्या है, एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है। ठीक है। वहाँ पर प्रॉमिस है और यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है साइंड बाय द मेकर, जो कि मेकर द्वारा साइन किया जाता है। directly a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। आप देखिए ऐसे तो लगा होगा क्या बोल दिया। ठीक है। फिर आप रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो, लिख लीजिएगा डेफिनेशन। ठीक है। एक बार मैं बोल दे रहा हूँ डेफिनेशन, आप लोग लिख लीजिए। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directly a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक फॉर्मेट है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है जिसमें एक पर्सन जो है ऑर्डर देता है किसी और पर्सन को। ठीक है। मतलब एक पर्सन ऑर्डर देता है दूसरे पर्सन को, जैसे एक पर्सन ए हो गया, ठीक है, ये जो है बी को ऑर्डर दे रहा है कि बी, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि आज की डेट से 60 दिन बाद तुम सी को 90,000 रुपये पे कर देना। और बी क्या करता है, उस पर अपने साइन करता है और एक्सेप्ट करता है उस ऑर्डर को कि हाँ ठीक है भाई, हम ये पैसे पे कर देंगे। ठीक है। अब आप समझ गए प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है ऑर्डर होता है। ठीक है। अब मैंने इंडोर्समेंट कवर किया था ना, अगर पूरी वीडियो आपने क्लास ज्वाइन करने के बाद वाली देखी होगी तो हमने इंडोर्समेंट की हर टाइप कवर किए थे, इंडोर्समेंट पूरा अच्छे से कवर किया था। तो अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ये कितनी बार भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो इंडोर्स किया जा सकता है। अब यहाँ पर इंडोर्समेंट क्या होता है, इंडोर्स क्या करना क्या होता है, हम कवर नहीं करेंगे, वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये हो गया कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, आप समझ गए। ठीक है। अभी और भी थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। बाकी यहाँ पर हम इसमें कुछ खास चीज़ें बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं है। एक प्रकार का ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। जो कि एक सर्टेन डेट को पेमेंट की बात कहता है। अगर हम इसके इसेंशियल्स की बात करें कि इसमें इसेंशियली क्या होगा, तो देखिए पहली चीज़ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो राइटिंग में होना चाहिए। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट जब हम आपको समझाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज़। ठीक है। एंड प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस बता देंगे पूरा। नंबर 2, इसमें जो है पेमेंट का ऑर्डर होना चाहिए, कोई प्रॉमिस नहीं होना चाहिए कि आई प्रॉमिस टू पे, नहीं, ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है। एंड ऑर्डर जो होना चाहिए वो अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। ठीक, कोई कंडीशन उसमें नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, मस्ट बी एक्सेप्टेड
ये एक्सेप्टेड मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। ठीक है, जिसको ऑर्डर दिया गया है वो उसको एक्सेप्ट भी कर ले, अगर एक्सेप्ट भी ना करे फिर फ़ायदा क्या है। ठीक है, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर है, मतलब जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, उसके साइन भी होने चाहिए, साइन ऑफ बीओई मेकर। बीओई मेकर के साइन होना भी यहाँ पर इसेंशियल है। नंबर 6, डेट ऑफ बीओई, डेट उसमें पड़ी होनी चाहिए, अगर डेट नहीं पड़ी है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे होता है। बेसिकली ये ट्रेड में दो कंपनीज़ के बीच ट्रांजेक्शन में, मल्टीपल कंपनीज़ के बीच ट्रांजेक्शन में इस तरह से होता है। प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ 2 लोग इंक्लूड होते हैं, यहाँ पर 3 पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी स्टैंप लगता है। अब देखो, ये हो गया आपका मानो बिल ऑफ एक्सचेंज।